हेलो फ्रेंड। आज हम ऑप्शंस के एनालिसिस में अपना नया वीडियो लेकर आए हैं, डेट इज़ कॉल्ड ऑप्शंस ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स एक्चुअली ये ग्रीक्स क्या है, बेसिकली ये 5 फैक्टर्स हैं जो ऑप्शंस की वैल्यूएशन को डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे अगर हम ट्रेड करते हैं तभी हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो ऑप्शन की वैल्यू है वो सिर्फ अंडरलाइंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी इंडेक्स या सिर्फ स्टॉक्स है उसके उसके मूवमेंट पर डिसाइड नहीं होता, बल्कि उसमें क्या डेल्टा है, कितना टाइम बचा है, उस डेल्टा की क्या चेंज होने की स्पीड है, जैसे गामा उसको कहते हैं। तो उसमें हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि ऑप्शंस में कहाँ ट्रेड करें और कहाँ एग्जिट करें। तो इसलिए हमने आज के वीडियो का नाम भी ये रखा है, हाउ टू मेक एन एंट्री और एग्जिट प्लान, ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई सी ऑप्शन अपन ट्रेड करते हैं तो उसके ग्रीक्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ वॉलेटिलिटी से कुछ नहीं हो सकता। वॉलेटिलिटी हमें एक पैरामीटर है जिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बाय करना है, सेल करना है, लेकिन वो ऑप्शन आखिरकार कितना, मतलब कितना हम उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कितना उसमें मूवमेंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होती है कि कम हमें एग्जिट या एंट्री करनी है ऑप्शंस में। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि मैंने पहले एक ट्रेड किया था फ्राइडे के दिन। उसमें मैंने कैलकुलेशन किया था कि 125 पे मुझे एग्जिट होना चाहिए, लेकिन जब वो मैंने देखा कि ऑप्शंस जब मूवमेंट मार्केट का नीचे की तरफ था तो उसका जो डेल्टा था वो कम हो गया था जितना मैंने पहले एक्सपेक्ट करा था उससे, और जिसके कारण मुझे अपना 125 का जो एग्जिट है वो रिवाइज करना पड़ा और 114 पे मैंने वो लगाया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन 115-16 आई थी, तो स्लाइटली थोड़ा छोटा मैंने लगाया कि ताकि एग्जिट कर जाए, और मैंने देखा कि एग्जैक्टली मैं 114 पे ही एग्जिट कर गया और वो 115-16 की वैल्यू आती। अगर मैं ऑप्शन ग्रीक की कैलकुलेशन के बिना 125 का ही अपना ट्रेड रखता तो हो सकता था मुझे उस दिन लॉस हो जाता। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपना ऑप्शन ग्रीक्स का चैप्टर और हाउ टू मेक एन एंट्री और एग्जिट प्लान। इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्सेस देना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको सोचना होता है ऑप्शंस पे ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले डिस्क्लेमर जो है कि आपको एक्चुअली रिस्क समझना चाहिए, और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप ऑप्शंस में किसी तरह का ट्रेड कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से भली बात जानकर ट्रेड कीजिएगा। किसी हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अब ऑप्शंस की जो डेफिनेशन मैं पिछली बार बताई थी, ये एक तरह का एक बंडल है, हिंदी में लेमन टर्म में अगर आपको समझाऊँ, जिसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसमें निफ्टी में 75 होते हैं शेयर्स होते हैं, और अलग अलग है, किसी में 3000 भी होते हैं, 4000 भी होता है। इस तरीके से स्टॉक्स में अगर हम जाएंगे तो ये ऐसा रहता है। ICICI बैंक में जैसे 1300 समथिंग है। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। अगर आप ध्यान देंगे, कॉल ऑप्शंस बेसिकली जब हम ये सोचते हैं, कॉल ऑप्शंस में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक कॉल बाइंग होती है, एक कॉल शॉर्ट होती है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और हम अगर कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम कॉल शॉर्ट करेंगे, जिससे हमें कॉल शॉर्ट करके उसको नीचे की तरफ बाय करेंगे ताकि वो जो सेल और बाय का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट बन सके। पुट ऑप्शन, ये इसमें बेसिकली पुट की बाइंग हम उस वक्त करते हैं जब हम ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और पुट सेल या शॉर्ट उस वक्त करते हैं जब हम सोच रहे होते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो चार चीज़ें हैं, कॉल ऑप्शन की बाइंग, सेलिंग एंड पुट ऑप्शन की बाइंग, सेलिंग, इसी का कॉम्बिनेशन है सारी स्ट्रेटजीज, कैसे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और जानना जरूरी होगा कि ऑप्शंस में जो होते हैं हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो दो तरीके से वो चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि ऑप्शन इन द मनी है या OTM है। ITM का मतलब होता है इन द मनी और OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। इन द मनी ऑप्शंस वो ऑप्शंस होते हैं जिसका डेल्टा जिसकी स्ट्राइक प्राइस, उन ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस जनरली अगर वो कॉल साइड है तो उससे कम कम होंगी। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी में अभी 10,700 समथिंग 750 का स्ट्राइक प्राइस है, तो 10,750 से जितने भी कम के स्ट्राइक प्राइस है वो सारे इन द मनी है फॉर द कॉल ऑप्शन और कॉल बाइंग के लिए या कॉल साइड के लिए। और अगर हम पुट साइड में देखें तो 10,750 से ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस है वो सारे इन द मनी है पुट साइड के लिए, और जो कॉल साइड और जो 10,750 से ऊपर के
जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस है वो आउट ऑफ द मनी है फॉर कॉल साइड, और ठीक वैसे ही पुट साइड के लिए जितने भी 10,750 से नीचे की स्ट्राइक प्राइस है उस वो सारे इन आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट साइड के लिए। ये भी आप देख भी लीजिएगा, मैंने एक पिक्चर भी डाली है। अगर हम NSE पे अगर देखना चाहें तो वो NSE पे साफ दिखाई देता है येलो कलर में। जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस येलो कलर से कवर्ड रहती हैं वो सारी इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होती है, और जो वाइट से रहती है वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होती है। इन द मनी आउट ऑफ द मनी हमें जानना एक्चुअली बहुत ज़रूरी रहता है। इसका कारण ये रहता है कि इन द मनी को जब हम ट्रेड करेंगे तो इसका डेल्टा हमेशा 50 से 100 के बीच में रहता है। जनरली ऐसा देखा गया है, बहुत रेयर होगा कि 50 से कम रहेगा, लेकिन 50 से 100 के बीच में रहता है। 100 भी बहुत मुश्किल होता है, 75 इतना जा सकता है, लेकिन ज़्यादा डीप इन द मनी ऑप्शन हो जाता है 75 भी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली इसमें जो डेल्टा की पोजीशन और 50 का जो डेल्टा है, अभी हम समझेंगे कि ये डेल्टा का क्या मतलब है, और डेल्टा के पूरा एक्चुअली ये वीडियो डेल्टा के ऊपर ही है। ऑप्शन ग्रीक का जो फर्स्ट फैक्टर है और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है वो डेल्टा है। इससे एक्चुअली हम वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने पिक्चर डाली इसमें जितने भी, ये आप कॉल साइड देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो पुट साइड देखेंगे वो राइट हैंड साइड में है। तो कॉल साइड में जितना भी येलो, ये रेड जो बाउंड्री हो रही है, जो येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, अगर आप NSE का चार्ट देखेंगे तो ठीक वह भी ऐसा येलो और वाइट ही बैकग्राउंड में दिखाई देता है। तो जो भी येलो बैकग्राउंड में वो सारे इन द मनी ऑप्शंस हैं इन कॉल साइड, और पुट साइड में जो येलो की जो नीचे की तरफ दिखा रहा है ये इन द मनी ऑप्शंस हैं। जब ऑप्शन कभी भी इन द मनी हो जाता है तो उसका डेल्टा बढ़ जाता है, एटलीस्ट मिनिमम 50 तो हो ही जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि लेमन टाइम में अगर आपको समझाऊँ कि अगर शेयर मार्केट 100 रुपये बढ़ा, कोई भी शेयर 100 रुपये बढ़ता है या इंडेक्स 100 रुपये बढ़ता है, तो जो ऑप्शन की वैल्यू 50 रुपीज़ बढ़ जाएगी, आपको 50 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। अब है ऑप्शन गिव्स द डेल्टा। ये डेल्टा एक्चुअली होता क्या है इसको हम समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ऑप्शन की एक्चुअली फैक्टर्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि डायमेंशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन ऑप्शंस पोजीशन। ये रिस्क इन्वॉल्व मतलब वैल्यूएशन क्या रहेगी, वैल्यूएशन घटेगी बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, घटेगी तो किस स्पीड से घटेगी। जनरली क्या होता है कि अगर ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है तो आपको जितना भी पैसा होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसमें डेल्टा क्या होता है। डेल्टा एक्चुअली डिटरमाइन हाउ एन ऑप्शन वैल्यू चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि डेल्टा जो है ना, ये डिसाइड करता है कि जब जो इंडेक्स है या कोई स्टॉक है वो कितना मूव करेगा तो उस पर ऑप्शन की जो वैल्यूएशन है वो कितनी आएगी। मान लीजिए कि वो 100 रुपये बढ़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे इंडेक्स 100 रुपये बढ़ता है या स्टॉक, बहुत लिमिट टाइम में बता रहा हूँ, जो वर्डिंग से वो अलग तरह लेकिन समझाने के बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी 100 कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपीज़ से इंक्रीज़ करता है, अगर उसका डेल्टा 75 है तो जो आपकी ऑप्शन की वैल्यूएशन है वो 75 रुपीज़ बढ़ेगी। मान लीजिए 100 रुपीज़ का डेल्टा, 100 रुपीज़ का आपने स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए कि किसी शेयर को आपने 100 रुपीज़ पे ख़रीदा है। अब क्या होता है, उसका प्रीमियम मान लीजिए आप 200 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो अगर वो शेयर की प्राइस 100 से 200 हो जाती है तो प्रीमियम है ना, अगर डेल्टा 50 है तो प्रीमियम सिर्फ 100 रुपीज़ से बढ़ेगा, यानी आपको जो 200 का ऑप्शन था वो 300 का हो जाएगा। आपको नेट 200 का जो ऑप्शन था वो अब 250 का हो जाएगा। आपको जो नेट प्रॉफिट होगा 50 रुपीज़ का होगा। और अगर डेल्टा मान लीजिए कम है, मान लीजिए डेल्टा सिर्फ 10 है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो सिर्फ 10 रुपीज़ से घटेगा या बढ़ेगा। आप समझिए, जो वैल्यू होती है डेल्टा की वो हमेशा 0 से 100 के बीच में रहती है। कभी भी ये 100 1 नहीं होती, कभी भी माइनस, कभी भी 0 से कम नहीं होती, क्योंकि इसका जो ये डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली 100 इसलिए रहती है कि मैक्सिमम जो ऑप्शन का वैल्यूएशन है वो बढ़ सकता है उस लेवल तक जहाँ तक अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। मान लीजिए स्टॉक तो बढ़ रहा है 10 रुपये, तो ऑप्शन कैसे 20 रुपये बढ़ सकता है। ऑप्शन हमेशा उससे वैल्यूएशन उससे हमेशा कम ही रहेगी। डेल्टा हमेशा, इसको परसेंटेज में समझिएगा, लेकिन जब भी हम डेल्टा को डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमेशा डेसिमल टर्म्स में मतलब डेसिमल टर्म्स में नहीं लिखा जाता। जैसे क्या होता है कि डेल्टा का 50 बोनस का मतलब 50% इंक्रीज इन द पर 1 पॉइंट मूवमेंट ने इंडेक्स और स्टॉक। अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट है तो उसमें 50% का वैल्यूएशन बढ़ेगा अगर डेल्टा 50 है। तो अगर डेल्टा 20 है
तो 20% बढ़ेगा। लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो 20% को एक्चुअली क्या होता है 0.20 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन डेल्टा को कभी इस तरीके से नहीं करते। डेल्टा एक एब्सोल्यूट टर्म में ही आता है, नो डेसिमल। फॉर कॉल ऑप्शन के लिए जो डेल्टा होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर में आता है, और पुट ऑप्शन के लिए जो डेल्टा होता है उसको नेगेटिव में इंडिकेट करते हैं ताकि बेटर समझा जा सके। जैसे मान लीजिए पुट ऑप्शन है, आप जैसे 10,750 का एग्जांपल लीजिए कि इस वक्त चल रहा है 10,750 पे मतलब NFT 50 के जो वैल्यू स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, डेट इज 10,750। तो 10,750 के आसपास कॉल साइड में और पुट साइड में जो भी ऑप्शंस है उनका वैल्यूएशन जो रहेगा वो बेसिकली 50 के आसपास रहेगा। यानी फॉर एवरी 100 पॉइंट इंक्रीज 50 रुपीज़ इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे कॉल और पुट में। फॉर पुट ऑप्शन ये हमेशा नेगेटिव में इंडिकेट होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि 10,750 से अगर वो 10,850 की तरफ मूव करा और आपने जैसे पुट बाई की हुई है, ये सोच के कि आपका जो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि जो मार्केट में नीचे की तरफ जाएगा, और आपने 10,750 पर कोई भी पुट बाय कर ली जिसकी प्राइस अराउंड शायद अभी 100 रुपीज़ है, और जो अगर आप देखेंगे 108 या 9 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो वो अगर आप देखेंगे तो जैसे हम समझने के लिए सिर्फ 100 मान लेते हैं, तो 10,750 पे अगर आप 75 कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में 75 शेयर्स हैं इंडेक्स के, तो वो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो उसकी वैल्यूशन क्या भी 100 रुपीज़ है, या 100 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये क्या 7500 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे फॉर बाइंग ए पुट। अब मान लीजिए वो 10,750 से और पुट का डेल्टा इस वक्त मान लीजिए 50 है, तो अगर इंडेक्स नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पुट में आपको तभी फ़ायदा होगा जब नीचे की तरफ मूव करेगा, 10,750 से 10,650 आता है, तो जो आपका जो इंडेक्स का मूवमेंट हुआ वो तो 100 हुआ, लेकिन डेल्टा 50 है, तो आपका जो प्रीमियम है वो 100 से 150 हो जाएगा, जो आपका वैल्यूएशन है ऑप्शंस का। तो आपको बेसिकली 50 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। अगर पुट का जो डेल्टा 20 होता तो सिर्फ 20 रुपीज़ से बढ़ता, भले ही वो इंडेक्स 100 का मूवमेंट कर गया हो। मान लीजिए इंडेक्स 10,750 से 10,650 पे 100 का डिफरेंस लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए डेल्टा जो है वो 20 हो जाए, तो आपका जो प्रीमियम वो 100 से सिर्फ 120 होगा। ऐसी रिवर्स साइड में भी रहता है। और हाँ, हर ऑप्शन पे एक्चुअली नहीं था, पूरे का पूरा मतलब जो होती है इसमें स्ट्राइक प्राइसेस होता है सारे ऑप्शंस का एक ही डेल्टा नहीं होता। ये डेल्टा एक्चुअली जो एट द मनी है उससे वेराई करता रहता है। एट द मनी से अगर इन द मनी की तरफ मूव करेंगे तो 50 से ऊपर होता जाएगा, और एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करेंगे तो जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उन पर ऑप्शन का ऑप्शन का जो भी डेल्टा है वो 50 से कम होता जाएगा, जैसे 50, 40, 30, 20 इस तरीके से। डेल्टा इन कॉल्स एंड पुट्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने बात ही कर ली, क्योंकि ये डेल्टा एक ही तरह से होता है, बस उसको पॉजिटिव नेगेटिव में अपन रिप्रेजेंट कर दें। इन द मनी डेल्टा जनरली 50 या उससे ऊपर होता है, आउट ऑफ द मनी डेल्टा 50 या उससे कम होता है। इट ऑल्सो इंडिकेट द प्रॉबिलिटी ऑफ एंडिंग ऑफ ऑप्शन इन द मनी। हाँ, डेल्टा से एक्चुअली हम क्या चीज़ पता कर सकते हैं, ये एक्चुअली ये प्रॉबिलिटी भी इंडिकेट करता है कि इन द मनी में एंड होने के, उस ऑप्शन के इन द मनी में एंड होने के कितने चांसेस हैं। अगर डेल्टा 50 है, इसका मतलब 50% चांसेस, यानी जनरली वो एट द मनी पे इस वक्त जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी पर है, तो 50% चांस है कि वो अंदर भी हो सकता है इन द मनी में, और आउट साइड भी हो सकता है। अगर डेल्टा 75 हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन 75% चांसेस है कि ऑप्शन की जो एंडिंग होगी वो इन द मनी में ही होगी। इन द मनी में ये होता है कि डीके बहुत कम हो जाता है, बेसिकली थीटा उस पर काम करना कम, उस थीटा का जो रोल होता है टाइम डीके का, मतलब जो वक्त के साथ जो टाइम बढ़ता है, मतलब टाइम जो घटता है उस पर एक्चुअली क्या डीके होता है, तो वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। आउट ऑफ द मनी में ये बहुत फास्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो मैंने ट्रेड लिया था एक 10,750 पर जो ट्रेड लिया था वो मैं 10,750 का राउंड लिया था, लेकिन मुझे उसको कवर करने के लिए 10,700 तक का मूवमेंट चाहिए था, थोड़ा सा बल्कि उससे ज़्यादा। तो ये क्योंकि मुझे एक दिन का डिफरेंस हो गया था, तो इस तरीके से मार्केट उधर ही मूव कर गया, जो हमने वैल्यू करी थी उससे नीचे की तरफ ही मूव करा, लगभग 40 पॉइंट्स तक वो नीचे 30
नहीं सॉरी 40 पॉइंट्स तक उसने डाउन साइड में मूव करा, लेकिन मैं तब तक ब्रेक इवन पे नहीं आ पा रहा था जब तक कि वो 700 पे नहीं आता था। लेकिन मैं उसमें फ़ायदे में इसलिए आ गया था क्योंकि मैंने एक्चुअली क्या पोजीशन को एवरेज किया होता पहले ही। डेल्टा एंड ऑप्शन वैल्यूशन। डेल्टा डिटरमाइन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इन रेस्पेक्ट चेंज इन अंडरलाइंग इंडेक्स और स्टॉक्स एक्सेट्रा। ये जो मैंने आपको बताया कि जो अंडरलाइंग इंडेक्स है स्टॉक्स है उसका जो चेंज होगा उसके रेस्पेक्ट में डेल्टा बताएगा कि ऑप्शन का वैल्यूशन कम होता है या ज़्यादा होता है। यानी मैंने आपको जो कहा 50%, 20%, 30%, इस तरीके से जो वैल्यूशन में चेंज आता है। डेल्टा ऑफ 50 विल मूव 50% द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और ये सेम जो मैंने आपको सब समझाया वही है। हाँ, अब ये ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज़ होता है। डेल्टा इज़ यूज फॉर ट्रेडिंग। सबसे अच्छा इसमें एक चीज़ होती है हेज रेशियो। ये एक्चुअली हेजिंग में काफ़ी काम आता है। हेज रेशियो में क्या होता है कि अगर आपको ये जानना है कि आपको अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने हैं, मान लीजिए कि आपने पुट बाय कर लिया, लेकिन पुट बाय करके वो नीचे तरफ आने की जगह ऊपर मूवमेंट करेगा तो कितना करेगा। अगर आपको पता है कि वो 50 डेल्टा है तो यानी आपको जो स्टॉक्स हैं उसके 500 के खरीदने पड़ेंगे। अगर हम 1000 का वो माने पूरा कि जो 75 स्टॉक्स है, टोटल 75 स्टॉक्स आते हैं, अगर हम ये मान के चलें निफ्टी के साथ मान के चलें कि 75 स्टॉक्स टोटल 1000 रुपीज़ के पड़ेंगे, और हमें पता है कि पुट बाय किया हुआ है और जिसका 50 डेल्टा है, तो इसका मतलब ये कि उस ऑप्शन का वैल्यूशन 500 के इक्विवेलेंट है ना। तो हमें क्या करना है, जो अंडरलाइंग जो कॉन्ट्रैक्ट है जो भी इंडेक्स का है वो हमें 50 टाइम्स खरीद लेना है, वो सॉरी 500 खरीद लेना है। 100 रुपीज़ का है तो 5 खरीदना है ताकि उसका जो हेजिंग हो सके। जैसे मैं आपको एक बेटर एग्जांपल समझाता हूँ किस तरीके से ये होगा। हाँ, जैसे अगर आप ये देखेंगे क्या कहते हैं आईसीआईसीआई बैंक का जो पुट साइड में और या कॉल साइड में जो उसका एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें टोटल 1300 करीब शेयर्स होते हैं। आई थिंक 1375 कुछ होता है। तो 1300 हम समझने के लिए माने 1300 शेयर्स होते हैं। अब क्या होता है कि अगर 1 रुपये का मूवमेंट हो, अगर आपने ये फ्यूचर में ख़रीदा होता तो 1300 पे 1 रुपये का मूवमेंट में 1300 रुपीज़ ही आपको मिलते। अब या 1300 रुपीज़ आपके जाते डाउन होने पर। ऑप्शंस में अगर मान लीजिए इसका डेल्टा 50 है तो इसका हो जाएगा हाफ, यानी 1 रुपये के मूवमेंट पे जो आपको फ़ायदा होगा 650 रुपीज़ का होगा। अगर ऊपर गया और अगर नीचे चला गया, अगर आपने कॉल बाय कर रखी और नीचे चला गया तो आपको इतना 650 का लॉस हो जाएगा क्योंकि आपका जो डेल्टा है वो 50 है। तो अब आपने जैसे मान लीजिए पुट बाय कर लिया, एक पुट बाय सिंगल पुट बाय किया आपने आईसीआईसीआई बैंक का, तो क्या है आपने 1300 शेयर्स का पुट बाय किया कि नीचे की तरफ जाएगा। डेल्टा चूँकि उसका 50 है तो उसके हर 1 रुपये के मूवमेंट पे आपको 650 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए ऊपर की तरफ गया तो आपको हर एक मूवमेंट पे 650 रुपीज़ का लॉस भी हो रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, उसको एक्चुअली हैश करने के लिए आपको मतलब इतने स्टॉक्स खरीदने हैं शेयर्स उसके आईसीआईसीआई बैंक के, जिसमें आपको 1 रुपये के अप मूवमेंट पे, क्योंकि आपने पुट बाय किया हुआ है इसलिए 1 रुपये के अप मूवमेंट पे आपको 650 रुपीज़ का फ़ायदा हो। तो उसका आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप वो निकाल सकते हैं कि बेसिकली वो जस्ट 1300 का जो शेयर्स है, जैसे 1300 शेयर्स लगभग अभी हम देखेंगे तो 3 लाख से ऊपर आएंगे, लगभग 4 लाख के अराउंड वो पड़ेगा। लेकिन हमें हैज करने के लिए जो शेयर्स खरीदना है उसे 2 लाख के खरीदने पड़ेंगे पुट ऑप्शन में, क्योंकि उसमें क्या होगा कि 1 रुपये का वैल्यूशन पे आपका वो जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है वो 650 रुपीज़ का फ़ायदा देता जाएगा, क्योंकि आपको पुट में आपने जो पुट का लॉस है उसको कवर किया हुआ है। ये होता है हैज रेशियो। अगर अगर आपने कॉल बाय किया होता है आपको जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है जनरली फ्यूचर्स के थ्रू उसको किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर्स के थ्रू आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं और फ्यूचर्स का मूवमेंट वो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट जितना ही होता है, जितना अगर वो जितने का 1 रुपये का मूवमेंट है तो आपको फ्यूचर में भी 1 रुपये का ही फ़ायदा होगा, और 1 रुपये का डाउनवर्ड मूवमेंट है तो फ्यूचर में भी आपको 1 रुपये का ही नुकसान होगा। और फ्यूचर्स थोड़े एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है इसलिए लोग इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन फ्यूचर्स का एक फ़ायदा ये है कि जो आपने मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन कर लिया कि अगर 750 से नीचे आएगा और वो 750 से 40 भी आ गया तो भले आज आए या 10 दिन बाद आए, बस उसका एक्सपायरी जो होती है उससे पहले आ जाए तो आपको फ़ायदा होगा 10 पॉइंट्स का। सेकंड जो डेल्टा है, रेट ऑफ चेंज इन द थ्योरेटिकल वैल्यू, जो मैं आपको बताया कि 50 ये डेल्टा अगर मान लीजिए 20 है तो इसका मतलब 20% चेंज बता रहा है कि वैल्यू में कितना परसेंट चेंज आएगा, 20% चेंज आएगा। जैसे 100 का 20, 100 का 120 हो जाएगा, 120 का 20%, उससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर इन द मनी की तरफ मूव करता है और बाहर आता है तो 20% के हिसाब से वो घटने लग जाएगा।
द इक्विवेलेंट टू अंडरलाइंग पोजीशन। जब ये जो डेल्टा है एक्चुअली क्या इक्विवेलेंट टू अंडरलाइंग पोजीशन बताता है, वही जो मैंने आपको बताया कि 650 शेयर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी आईसीआईसीआई का अगर आपने पुट बाय किया हुआ है तो। सेल भी किया हुआ था उसी हिसाब से फिर आपको फ्यूचर्स वगैरह में आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी। इसमें खास बात ये होती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी मतलब ये मैं अपने पर्सनल उससे बता रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और हो सकता है कहीं लिखा भी हो, लेकिन जो मैंने पर्सनल में सीखा है वो ये है कि जो हम ऑप्शंस में हमेशा पुट बाइंग सबसे सही रहती है। कॉल बाइंग में इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कॉल बाइंग को जो आप अंडर जो हैज करेंगे ना उसके लिए भी आप फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, आप दोनों तरफ का रिस्क उठा रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि सबसे अच्छा पुट बाइंग होता है, क्योंकि पुट बाइंग में क्या है या जो भी कॉल या तो कॉल शॉर्ट करिए या पुट बाइंग करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप उसको हैच करते डिलीवरी वाली पोजीशन। तो एक तरफ आपको क्या है लॉस होगा तो नॉशनल लॉस ही होगा, और दूसरी तरफ जब आपको फ़ायदा हो रहा होगा तो उसमें आपको कभी भी मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन में फ़ायदा हो रहा है, मान लीजिए कॉल शॉर्ट आपने किया हुआ है और आपकी पोजीशन स्टॉक्स में नीचे की तरफ आ भी रही है, तो अभी जो स्टॉक्स आपने जो बाय किया हो उसमें हमेशा नॉशनल लॉस रहेगा, उसमें कोई लिमिट तो होती नहीं है। तो आपने कॉल का जो कॉल शॉर्ट का या पुट बाइंग का जो भी प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया, तो उसके बाद अगर 2-4 दिन या 10 दिन आपको वेट भी करना पड़ा या महीने भर भी मान लीजिए वेट करना पड़ा, तो वापस जो स्टॉक्स की पोजीशन है वो जनरली वापस आ जाती है। अब इसमें अपने को ये जो कोई भी शेयर है, इसलिए जब भी हम डिसाइड करते हैं इसलिए उसकी वॉलेटिलिटी हमेशा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जिसकी वॉलेटिलिटी अच्छी होती है यानी जिसका बहुत काफ़ी अप मूवमेंट होता है और जो अच्छे स्टॉक्स है वो अपनी जो पोजीशन है उसको वापस रिगेन कर लेते हैं जल्दी। इस तरीके से क्या होता है कि आपको जो कॉल शॉर्ट और पुट बाइंग में भी फ़ायदा होता है और प्लस अंडरलाइंग पोजीशन जो स्टॉक्स की उससे भी फ़ायदा हो जाता है। ये एक स्ट्रैटेजी है बियर पुट स्प्रेड, जो मैं एक्चुअली हर अपने ऑप्शन के वीडियो के साथ मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक स्ट्रैटेजी सिखाई जाए। जैसे मैंने कल आपको स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी सिखाई थी, आज बियर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। ये एक्चुअली उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब मॉडरेटली मतलब बियरिश होता है मार्केट, जैसे कि कल एक्सपेक्टेशन है कि शायद हो सकता है मॉडरेटली बियरिश हो मार्केट या मतलब जो आजकल चल रहा है कि हाँ थोड़ा बेरिश हो सकता है या बुलिश हो सकता है, तो उसमें हम एक्चुअली एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कल शायद मॉडरेटली बेरिश होगा। मॉडरेटली बेरिश मतलब 100-150 इस तरह का मूवमेंट आएगा, क्योंकि आजकल तो ये 300-400 तक का मूवमेंट बहुत ईजिली दिखा रहा था। तो उस सिचुएशन में हम पुट स्प्रेड यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम एक पुट बाय कर लेंगे और उससे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जनरली कोशिश करेंगे थोड़ी ऊपर इस्तेमाल एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस यूज़ हो, ताकि हमारा जो बाइंग मतलब उसमें जो अमाउंट डालेंगे बाइंग में वो एट द मनी पे ठीक अप्रोप्रिएट होता है। इन द मनी में जाते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, आउट ऑफ द मनी में उसके वर्थलेस एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा एट द मनी या उसके एक आध दो स्ट्राइक में ही हमेशा परचेजिंग करनी चाहिए, चाहे कॉल बाय कर रहे हो चाहे पुट बाय कर रहे हो। तो हम परचेज करेंगे एट द मनी पुट ऑप्शन, जो मैं जो मतलब स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ जनरली वो ये है कि पुट पे हम परचेज कर लेंगे और एक दूसरे पुट को थोड़ी सी नीचे की स्ट्राइक प्राइस में मतलब 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे सेल कर देंगे। अब इसमें एक्चुअली हमारा कोई लॉस होगा तो जो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस का जो लॉस होगा वो जनरली लॉस होगा, है ना। और ये बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी है तभी जब यूज़ करनी चाहिए जब एक्चुअली हमें लगे कि पुट्स है ना ओवर प्राइस्ड है और जो स्टॉक्स का मूवमेंट है ना उसकी सबसे ज़्यादा संभावना है कि वो नीचे की तरफ मूव करेगा। मान लीजिए स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस तो ख़त्म हो जाएंगे, हाँ हालांकि आपको नुकसान कम होगा। लेकिन इसलिए इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हम तभी करना है जब हम एटलीस्ट 80-90% श्योर हो कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा और थोड़ा अच्छा खासा मूव करेगा। थोड़ा अच्छा खासा मतलब 100 पॉइंट तो एटलीस्ट मूव करेगा ही करेगा, जो कि आजकल की में कोई ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं, 100 पॉइंट तो किस वक्त भी मूव कर जाता है। इसमें फिर रिस्क इन्वॉल्व है, जो आपका इनिशियल डेबिट आप जो प्रीमियम का डिफरेंस होगा वही आपका रिस्क है। रिवार्ड भी एक्चुअली ये रहेगा कि जो जैसे मान लीजिए अगर नीचे की तरफ ही मूव करा तो जो एट द मनी पे हमने पुट परचेज किया था उसका जो डेल्टा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, वो 50 होगा, इन द मनी आती है वो 55 हो जाएगा या 60 हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन जो हमने नीचे की तरफ जो डेल्टा वो पुट सेल किया हुआ था उसका जैसे अभी डेल्टा 30 है फिर वो 40 होगा, तो उसकी जो ग्रोथ है बढ़ने की रफ्तार है वो धीरे हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो उसमें एक चीज़ देखना कि जो अभी है जैसे 100 शायद 109 के आसपास है,
पुट साइड में या कॉल साइड में 109 के आसपास है, तो उसके 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 178 के आसपास है, यानी आपको जो डिफरेंस आया वो लगभग 70 रुपये का आ गया। लेकिन आप एट द मनी से 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जो उसका वैल्यूशन है, पुट का वैल्यूशन है वो 47 रुपीज़ है, और वो 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर भी आ गया। तो वो है ना 97 के आसपास आ जाएगा। तो यानी 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर आने पे लगभग नहीं 97 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 100 के प्लस आ जाएगा, 109 के समथिंग आ जाएगा। तो इस वक्त जो आपका मूवमेंट होगा वो लगभग 40 से 50 रुपये का होगा नीचे वाले जो आपने सेल किया है पुट उसके अंदर। लेकिन जो आपने एट द मनी पे परचेज़ किया था उसमें जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो लगभग 70 to 80 रुपीज़ की मिलेगी। तो जो 40 से 50 रुपये जो पुट सेल किया है उसको अगर हम 80 रुपीज़ से करीब या 70 रुपीज़ से हम डिडक्ट कर देते हैं, हम देखेंगे हमें नेट प्रॉफिट हो जाएगा 30 रुपीज़ का, जब नीचे की तरफ मार्केट मूव करेगा। अगर अच्छा खासा वो मूव कर जाता है यानी 10,600 के आसपास वो पहुंचता है। लेकिन अगर ये रिवर्स साइड में भी लौट गया तो आपने जो पहले ख़रीदा था पुट जो नीचे की तरफ सेल किया था उसकी 67 वैल्यू थी, और ऊपर की तरफ जो पुट बाय किया था उसकी शायद 97 के आसपास वैल्यू थी। तो आपको भी नुकसान जो होगा ना मैक्सिमम 30 रुपीज़ का होगा, चाहे अब वो किधर भाग जाए। ऊपर की तरफ कितना ही बढ़ेगा तो क्या होता है, एट द मनी की रेट थोड़ी सी क्या कहते हैं तेज़ होगी घटने की, लेकिन जो क्या कहते हैं शुरुआत में, लेकिन जो सेल साइड है जो हमने नीचे सेल किया उसकी रेट थोड़ी सी स्लो होगी। डेल्टा का एक्चुअली यही ब्यूटी है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। ऑप्शंस में करीब हज़ारों स्ट्रेटेजीज हैं, हज़ारों नहीं मानो तो आप मतलब ऐसे मान लीजिए 30-40 करीब स्ट्रेटेजीज़ है ना, और नई नई स्ट्रेटेजी लोग ईजाद करते ही जा रहे हैं, और आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले आप उसके पूरे रिस्क को समझिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑप्शन में उसी वक्त ट्रेड कीजिएगा जब आप कैलकुलेशन अपनी सही से कर लें, क्योंकि ऑप्शंस में आपका अकाउंट ज़ीरो होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। सिर्फ वीकली एक्सपायरी चाहिए या मंथली एक्सपायरी चाहिए और आपका अकाउंट पूरा वर्थलेस ज़ीरो हो सकता है। और हाँ, बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अगर आप कभी भी ये मार्केट देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे जैसे ही मार्केट में आप एंट्री करते हैं तो मार्केट आपके अपोजिट मूव करता है। इसका कारण जो बेसिकली है वो है कि जो सॉफ्टवेयर्स बनाए गए, जो कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाए गए वो ऐसे हैं जो इसको पकड़ लेते हैं, है ना, और वो आपका स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉप लॉस भी जो हमें रखना होता है वो बहुत ही हिसाब से रखना पड़ता है। ये एक्चुअली एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है कि वो आपका स्टॉप लॉस हंट ना कर पाए। अगर उन्होंने आपका स्टॉप लॉस हंट कर दिया तो वो आपको नुकसान दे जाएंगे। उस सिचुएशन में इस तरह का जो बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी है बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें आपने कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बल्कि आप मार्केट को लगातार देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गलत हुई और ऊपर चला गया तो आपको एक लिमिटेड लॉस होगा, तो आपको देखना होगा कब एग्जिट करें, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एग्जिट और एंट्री प्लान हो वो सेंटिमेंटल नहीं होनी चाहिए। मतलब लॉस, अगर आपको लॉस हो रहा था ये नहीं आप इमोशनल हो जाएं कि नहीं इतना लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप सेंटिमेंटल होंगे तो आप हमेशा नुकसान में जाएंगे। आप एक एग्जैक्ट प्लान बनाएं, उसको अपने पेपर पे लिख के रख लें कि आप किस पे एंट्री करेंगे और किस सिचुएशन में एग्जिट करेंगे, और कुछ भी हो जाए उस प्लान से डेविएट मत होना। हाँ, प्रॉफिट में भी यही रखिए कि आप इस पे एंट्री करेंगे, इस पे एग्जिट करेंगे, और उस प्लान से कभी डेविएट मत कीजिएगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा, लॉस बहुत कम रहेगा। भले ही आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, चाहे भले ही आप इसके क्या कहते हैं ये स्टॉक्स है जो मतलब शेयर मार्केट है, कैश मार्केट में भले ही आप एंट्री करें चाहे फ्यूचर्स में करें, आप हमेशा अपने एक प्लान बनाइए, उसको लिख के रखिए, उसी स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। आप कंपैरेटिवली क्या होता है कि जो सेंटिमेंटल मूवमेंट्स होते हैं, अचानक मूवमेंट होते हैं, उससे बचने का चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जितना हम सिस्टमेटिक प्लान, इसी को एक्चुअली बेसिकली सिस्टमेटिक प्लान होता है, जितना हम सिस्टमेटिक रहेंगे उतने हमारे लॉसेस भी हमेशा कम ही रहेंगे। तो सीखते जाइए और ट्रेड करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी सीख सकें। एंड थैंक्स फॉर बियरिंग विद मी आज के वीडियो के साथ। थैंक यू।